जी हां, तो भ्रष्टाचार की इमारत को धूल में मिलाने का समय नजदीक आ रहा है। नोएडा के ट्विन टावर को जमींदोज करने की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। धमाके के साथ बिल्डिंग 10 सेकंड से भी कम यानी कि 9 सेकंड में ही धड़ाम हो जाएगी। कितना बड़ा है यह मिशन और क्या है इसकी मुश्किलें, सबसे पहले आइए समझते हैं। टिक टिक करती घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नोएडा के ट्विन टावर के जमींदोज के जाने का समय नजदीक आ रहा है। रास्तों पर रेड अलर्ट है, आवाजाही पर रोक है और डाइवर्जन प्लान रेडी है। आसपास की इमारतें ढकी हुई है। भ्रष्टाचार की इमारत को ढाने के लिए ब्लास्ट का काउंटडाउन जारी है। दिल्ली एनसीआर का ये सबसे बड़ा ब्लास्ट होगा, जब 3700 किलो बारूद से सुपरटेक ट्विन टावर को जमींदोज किया जाएगा। नौ सेकंड में बिल्डिंग तो जमींदोज हो जाएगी, लेकिन उससे निकला धूल का गुबार हवा में करीब 3 घंटे तक रहेगा। ब्लास्ट इतना जबरदस्त होगा कि इसका असर 3 किलोमीटर तक दिखाई देगा। धुएं का गुबार चारों ओर फैल जाएगा। ब्लास्ट से जितने दबाव से मलबा गिरेगा, धूल उतनी ही तेजी से फैलेगी। ये धूल टावर में लगे मटेरियल की होगी। इसके साथ ही बारूद का धुआं भी शामिल होगा। यहाँ तक कि एक्सप्रेस वे पर भी 15 मिनट बाद धूल मिट्टी नजर आने का अनुमान है। ब्लास्ट के बाद टावर से कितना मलबा निकलेगा, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मलबा हटाने में करीब महीने का समय लगेगा। 42,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मलबा निकलने की उम्मीद है। हालांकि टावर को गिराने वाली कंपनी एडिफिस ने धूल और मलबे से आसपास के बिल्डिंग को बचाने की तैयारी की है। ट्विन टावर और आसपास के बिल्डिंग को चारों ओर से जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढका गया है। एहतियात के तौर पर ट्विन टावर के आसपास लोगों का आना जाना पूरी तरह बंद होगा। दुनिया में पहले भी इस तरह की बहुमंजिला इमारतें गिराई गई है, लेकिन इन इमारतों का गिराना बेहद मुश्किल है। क्योंकि नोएडा के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है ये बिल्डिंग। बिल्डिंग से सिर्फ 30 फीट की दूरी पर है बहुमंजिला इमारत। आसपास की इमारतों में रहते हैं करीब 7,000 लोग। धमाके के दिन घरों को खाली कराने के हैं निर्देश। नोएडा एक्सप्रेस वे पर रोक दिया जाएगा ट्रैफिक। धमाके के बाद उठ सकता है 984 फीट ऊंचा धूल का गुबार। अगस्त को ब्लास्ट के दौरान आधे घंटे के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद किया जाएगा। साथ ही सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस को तैनात किया जाएगा। भ्रष्टाचार की इस इमारत को जमींदोज करने की तारीख, समय, तरीका, व्यवस्था, बारूद सब कुछ सेट हो चुका है। एपेक्स और केएन नामक टावर को सुपरटेक बिल्डर ने बनाया था। इनके निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये ट्विन टावर जमींदोज किए जा रहे हैं। ये देश में गिराई जाने वाली सबसे बड़ी बहुमंजिला इमारतें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने समझ लिया कि क्या परेशानियां आने वाली हैं, कैसे उनसे मुकाबला होगा, क्या तैयारियां की गई हैं। लेकिन आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्यों और कैसे ये ट्विन टावर जो हैं ये गिराए जा रहे हैं। इसे जमींदोज करने में आखिर खतरे क्या क्या हैं और मुश्किलें क्या क्या हैं, क्योंकि मुश्किल मिशन है ये। मुश्किल मिशन क्यों है? क्योंकि इतनी बड़ी इमारतें और केवल 30 फीट दूरी पर एक और बड़ी सी इमारत, कैसे 2 इमारतों को जमींदोज करके उससे बचाया जाएगा। सवाल ये भी, क्यों ये बेहद मुश्किल है मिशन। 9 सेकंड में धड़ाम हो जाएगी बिल्डिंग। सुपरटेक बिल्डर ने इसे बनाया था। एपेक्स और केएन टावर इनका नाम है। निर्माण में नियमों का सीधे उल्लंघन पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में समझा और निर्देश दिए, जिसके बाद ये इमारतें गिराई जा रही। जमींदोज करने के लिए 3,700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हां,
3,700 किलो विस्फोटक। आप समझिए, इतना ज्यादा विस्फोटक ये 2 ऊंची इमारतों को गिराने के लिए किया जाना है। अब फिर होगा क्या? धमाके जैसे ही होंगे, अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे और जैसे ही धमाके होंगे, बिल्डिंग सीधे नीचे गिर जाएगी और सीधे ही गिरेगी। जैसे आप देख रहे हैं 6 ब्लास्ट होने वाले हैं जो इस बिल्डिंग को, दोनों बिल्डिंगों को जमींदोज करने का काम करेंगे। ब्लास्ट के लिए कई तरह के अलग अलग विस्फोटक जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं कौन सा स्पेशलिस्ट हैं। ट्विन टावर से करीब 30,000 टन मलबा निकलना है। तो नोएडा के ट्विन टावर को गिराने के लिए खास तैयारियां हैं। साइंटिस्ट के साथ प्रशासन ने सुरक्षित तरीके से इमारतों को गिराने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। तैयारियां देखते हैं। ट्विन टावर की उल्टी गिनती शुरू। बस कुछ घंटे और धड़ाम हो जाएगा ट्विन टावर। आसमान को मुंह चिढ़ाते ये ट्विन टावर अब बस चंद घंटों के मेहमान रह गए हैं, क्योंकि करप्शन के इन 2 टावरों को गिराने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जो ट्विन टावर है उसके आसपास की जो सोसाइटी है वहां क्या इंतजाम है और कितनी प्रॉक्सिमिटी है, कितने पास है। ये देखिए आप, पहले तो आप ट्विन टावर के पीछे आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ आप देखें कि टायरों को भी रखा गया है। ये जो जिस दिन ब्लास्ट होगा उसमें काम आने के लिए ये प्रोसेस यहाँ किया जा रहा है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये टावर की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से पूरा कवर किया गया, क्योंकि नीचे की तरफ विस्फोटक लगाए गए हैं, ऐसे में पूरा इन्हें कवर किया गया है। और प्रॉक्सिमिटी जो फ्लैट्स यहाँ पर हैं वहां से कितने नजदीक हैं ये भी जरा आप तस्वीरों में देखिए। और यहां से बिल्कुल पास में ये तमाम फ्लैट्स को यहां कवर करके रखा गया है और यहां ताकि धूल डेब्री ना पहुंचे, मलबा ना पहुंचे, इसकी पूरी कोशिश है। 28 अगस्त को घड़ी जैसे ही दोपहर 2:30 बजे का वक्त दिखाएगी, एक बटन दबेगा और इन 2 टावरों का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने के लिए करीब 3500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। विस्फोटकों को बिल्डिंग के अलग अलग कोनों में भरने के लिए 9600 सुराख किए गए हैं और एक बटन दबते ही महज 9 सेकंड में ये दोनों टावर जमींदोज हो जाएंगे। ब्लास्ट के दौरान धूल के गुबार से इलाके को सुरक्षित रखने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा ब्लास्ट के दौरान वाइब्रेशन यानी कंपन को कम करने के लिए भी पूरी स्टडी के बाद प्लानिंग की गई है। अभी फ्लोर टू फ्लोर कनेक्ट कर रहे हैं, फाइनल चेक होगा, दो दिन ये एक्टिविटी चलेगी और फिर संडे को ये वापस सुबह 7 बजे से 12 बजे तक फाइनल चेक होगा। एक पॉइंट्स का पूरे 9640 होल चेक किए जाएंगे एंड देन फाइनल कनेक्शन 12 बजे के बाद फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम टू द पॉइंट ऑफ बटन वो फाइनल कनेक्शन होगा। जब ये कम्प्लीटली पुलिस हैज कंफर्म्ड एंड क्लियर्ड दैट एवरीथिंग इज इवैक्यूएटेड, देन ओनली दैट फाइनल कनेक्शन विल हैपन। ट्विन टावर को गिराने की पूरी प्रक्रिया की आसमान से लेकर जमीन तक से नजर रखी जाएगी। जब बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा तब इसकी ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की थर्मल कैमरे से भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके अलावा हाई स्पीड कैमरे से भी विस्फोट को शूट किया जाएगा। यही नहीं, बिल्डिंग को गिराने के लिए कुछ घंटे पहले 1 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा लगाया जाएगा। एहतियात के तौर पर ट्विन टावर के आसपास से गुजरने वाले ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाएगा। ट्विन टावर के सामने वाला जो एरिया है उसको प्रतिबंधित किया गया है। ये एहतियातन प्रतिबंधित है और ये जो सेम डे जब ब्लास्ट होगा तो इसमें जो जितने भी इसके जोड़ने वाले सड़क हैं उनको रोका जाएगा, बैरिकेटिंग लगाई जाएगी और हम लोगों ने एक विस्तृत डाइवर्जन प्लान बनाया है। विस्फोट के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे को बंद किया जाएगा। आसमान में भी कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच लोगों के मन में सवाल है कि धमाके के बाद होगा क्या? क्या आसपास की बिल्डिंगों को भी धमाके से नुकसान पहुंच सकता है? आइए जानते हैं।
बड़े धमाके के साथ गिरेगा ट्विन टावर। 3 किलोमीटर तक होगा धूल का बवंडर। धमाके के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है, किसी को समझ या जानकारी है नहीं, तो वो चिंतित है। धमाके का सामने आएगा साइड इफेक्ट। केवल कुछ शीशे टूटने की उम्मीद है, वो भी हवा के दबाव से। जब 10-12 सेकंड के अंदर इतनी 32 मंजिला बिल्डिंग जब नीचे बैठेगी तो हवा को जाने के लिए कहीं न कहीं रास्ता चाहिए। भारत में पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग ब्लास्ट के जरिए गिराई जा रही है। सारी चीजें प्लानिंग के तहत चल रही हैं, विस्फोटक बिछाए जा रहे हैं, मलबा हटाने का मास्टर प्लान भी तैयार है। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हुआ था। सब कुछ चेक करने के बाद नंबर ऑफ होल्स डिसाइड हुए थे। उसके बाद नंबर ऑफ होल्स के ड्रिल किए गए और उन नंबर ऑफ होल्स के ड्रिल करने के अकॉर्डिंगली ही एक्सप्लोसिव आया एंड ऑलमोस्ट 3700 केजीज ऑफ एक्सप्लोसिव यूज हुआ इसमें। लेकिन टावर में ब्लास्ट के बाद वाकई में क्या होगा, इसका सब अनुमान ही लगा रहे हैं। आसपास की सोसाइटीज के लोग भी डरे हुए हैं। हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है, किसी को समझ या जानकारी है नहीं, तो वो चिंतित है। लेकिन हमने हमारे स्तर पे जितना हमने पॉजिटिव समझाया है और वो लोग कन्विंस्ड है, कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, हम खुश हैं उनसे। ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद आसपास की बिल्डिंग्स को कितना खतरा है, धमाका कितना जोरदार होगा, इसको लेकर एडिफिस कंपनी ने आसपास की सोसाइटीज को लेकर खास हिदायत दी है। एडिफिस के मुताबिक 3 टावर के खिड़की और दरवाजों का कांच टूट सकता है। एस्टर 1, एस्टर 3 और एस्पायर 1 टावर में कांच टूट सकते हैं। तीनों टावर में करीब 132 फ्लैट है। जो बगल वाले टावर हैं उनमें जब टावर ढहेगा तो बगल वाले टावर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? खिड़की टूट सकती हैं या ग्लासेस टूट सकते हैं? क्या क्या दिक्कतें हैं? कैसे आप लोगों ने लोगों को बताया है? बाकी तो और कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन केवल कुछ शीशे टूटने की उम्मीद है, वो भी हवा के दबाव से। जब 10-12 सेकंड के अंदर इतनी 32 मंजिला बिल्डिंग जब नीचे बैठेगी तो हवा को जाने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए। तो इसको एयर ओवर प्रेशर बोलते हैं और हो सकता है एयर ओवर प्रेशर की वजह से कुछ शीशे टूट सकते हैं। ये कौन कौन से टावर हैं जो आप लोगों ने चिन्हित किए जिनमें ये प्रेशर से खिड़की के शीशे टूट सकते हैं? ऐसा बताना मुमकिन है, पर एस्टर 2 सबसे नजदीक है, तो एस्टर 2, एस्टर 3 और एस्पायर में ये हो सकता है एटीएस में भी ये हो सकता है। आपको अनुमान क्या है किस तरीके का प्रेशर होगा, कितने दायरे में उसका प्रभाव दिखाई देगा? ना वो देखो, उसमें ऐसा कोई मेजरमेंट सिस्टम है नहीं कि वो अपन मेजर कर पाए, लेकिन जो नियरेस्ट वन है, जो नजदीकी है, उसमें ये सब चीज हो सकती है। आवाज कितनी, धमाके की आवाज कितनी? आवाज इतना नहीं, आप लोग अगर जेपी फ्लाईओवर पे खड़े रहोगे तो आपको भी इतनी आवाज समझ में नहीं आएगी। धूल गर्दे का क्या अनुमान है, उसके बचाव के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की? धूल उस समय तो कोई बचाव के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बंदा अंदर ना जा सकता है, ना रिस्क, मतलब किसी बंदे की जान का जोखिम हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन उसके आफ्टर ब्लास्ट जब जो डस्ट सेटल हो जाएगी तो अथॉरिटी ने बहुत सारी बंदोबस्त किए हुए हैं, जैसे 150-200 का स्टाफ डिप्लॉय करने वाली है, हाउसकीपिंग वाले का, पानी छिड़कने के लिए 20-25 स्प्रिंकलर ट्रैक्टर आने वाले हैं और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आने वाले हैं सोसाइटीज और रोड क्लीन करने के लिए। सो ये सब नोएडा अथॉरिटी मुहैया कराने वाली है। 3700 किलो विस्फोटक में जब ब्लास्ट होगा तो धमाके की आवाज कितनी दूर तक जाएगी और धूल का गुबार कितना ऊंचा उठेगा, इसको लेकर भी आसपास की सोसाइटीज को फाइबर शीट से ढका जा रहा है, जिससे विस्फोट के बाद नुकसान को कम से कम किया जा सके। तो हमने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं कि जहां पर कुछ मकान बहुत एक दूसरे से सटे हुए बिल्कुल बैक टू बैक एक वॉल के डिस्टेंस पर होते हैं, तो पूरी तरह एक इमारत गिरा दी जाती है लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता। आप बताना चाहते हैं कि ये डिमोलिशन भी उसी तरह का होगा? बिल्कुल सेम होगा मैडम। और अभी इन्होंने जेट डेमोलिशन ने और एडिफिस इंजीनियरिंग ने लास्ट 2019 में केरला में किया था। तो ये जो सफेद रंग की चादरें दिख रही है दूसरी सोसाइटीज पर, ये वो हैं जो इनको धूल और कंकड़ से बचाएंगे। यस मैडम, दिस ऑल अरेंजमेंट इज फ्रॉम एडिफिस इंजीनियरिंग। इन्होंने इन सोसाइटीज को सिर्फ धूल से प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज आई एम श्योर कंकर तो जाएंगे ही नहीं, आई टोल्ड यू, लेकिन धूल से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा अरेंजमेंट एडिफिस इंजीनियरिंग ने किया है। और ये जो काला कपड़ा और सफेद कपड़ा लगा दिख रहा है हमें दोनों ट्विन टावर्स पे, दिस इज द सेम, आई एम टेलिंग यू के आयरन मैश एंड द लेयर्स ऑफ ब्लैंकेट्स दे यूज फॉर जस्ट टू कंट्रोल द कंकर, कि कंकर फ्लाई ना करे और कोई नुकसान ना हो आसपास बिल्डिंग्स में।
उधर ब्लास्ट को लेकर ट्विन टावर से सटी एमरल्ड कोर्ट सोसाइटीज में पिलर्स की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। कमजोर पिलर्स के बराबर में लोहे के रोड से सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे ब्लास्ट के दौरान ट्विन टावर से सटी बिल्डिंग को वाइब्रेशन से नुकसान ना हो। एमरल्ड कोर्ट में करीब 50 से ज्यादा पिलर्स की मरम्मत का काम चल रहा है। इसके अलावा सोसाइटी में जिन फ्लैट ऑनर्स ने घर खाली कर दिए हैं, उनकी बिजली काटी जा रही है और विंडो और गेट को गत्ता लगाकर पैक किया जा रहा है ताकि धूल से बचा जा सके। टीम न्यूज़ 18। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। बारिश बाढ़ पर एक्शन में सीएम शिवराज और राहत कार्यों का अधिकारियों से लिया फीडबैक, कहा पूरी संवेदना के साथ करेगा। गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, जब तक साथ थे तब देवता समान, अब आ गए मैदान में हरजाई हो गए। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर बोले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कांग्रेस पार्टी में नहीं होता है सम्मान, आजाद को पहुंची ठेस, बीजेपी में स्वागत। 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार कर रही नया वॉर रूम, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के सरकारी निवास पर बनेगा वॉर रूम। तो एमपी में गरमाई रोजगार पर सियासत, कांग्रेस बोली आधार कार्ड की जगह सरकार बनाए बेरोजगार कार्ड, सरकार सिर्फ रोजगार दिवस के नाम पर कर रही इवेंट। इंदौर के आबकारी घोटाले में बड़ा एक्शन, असिस्टेंट कमिश्नर राज नारायण सोनी पाए गए दोषी, सरकार ने किया सस्पेंड। फिर गरमाया जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्निकांड का मुद्दा, युवक कांग्रेस ने जेडीए कार्यालय का किया घेराव, अस्पताल की लीज निरस्त करने की मांग। इंदौर में रहकर नेवी की तैयार कर रहे छात्र की संदिग्ध मौत, छत पर टहलकर फोन पर कर रहा था बात, खून से लथपथ मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। मंदसौर के गरोठ गांव में प्रधान आरक्षक पर तलवार से हमला, प्रधान आरक्षक बुरी तरह घायल, आरोपी गिरफ्तार। भिंड में लोधी समाज की महारैली में उपद्रव मामले में एफआईआर दर्ज, प्रीतम लोधी समेत 15 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज, आवागमन बाधित करने, उपद्रव और पथराव का आरोप। खरगोन के बड़वाह में नर्मदा पुल के पिलर में दरार की जांच जारी, कलेक्टर बोले एनएचएआई की तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही शुरू होगा पुल पर यातायात। उमरिया में डैम में बहे पुलिस आरक्षक प्रीतम बैगा का शव बरामद, 20 अगस्त को करहिया से हुआ था लापता, छोटी महानदी में स्टंटबाजी करते नदी में समा गया था पुलिस का जवान। बैतूल में पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा, पेट पर लात घूंसे मारे, प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डालने से बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान महिला की मौत। खरगोन में युवक ने की नर्मदा पुल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश, मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने रोका, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। शाहजहांपुर में एक युवक को युवतियों को अश्लील इशारे करना पड़ा महंगा, बीच बाजार लोगों ने जमकर पीटा, पुलिस ने हिदायत देकर युवक को छोड़ दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मिले एमपी के नर्सिंग कॉलेज संचालक, 93 नर्सिंग कॉलेजों का निलंबन समाप्त करने की मांग की, सारंग ने दिया उचित कार्रवाई का भरोसा। दतिया के पटवारी गए हड़ताल पर, पटवारी बस्ता तहसील में कराया जाम, काम में लापरवाही बरतने पर 7 पटवारियों के निलंबन का विरोध, निलंबित पटवारियों की बहाली की मांग। इंदौर के आबकारी घोटाले में बड़ा एक्शन, असिस्टेंट कमिश्नर राज नारायण सोनी ट्विन टावर को गिराने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 4 साइंटिस्ट जायजा लेने पहुंचे हैं। न्यूज़ 18 ने इनसे खास बातचीत की। किस तरह से आप लोग यहाँ पे मुआयना करने आए हैं और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है या इस मामले में किस तरह से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं? सीएसआईआर टीम को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश है कि ये डिमोलिशन का जो काम है जनहित में कैसे सुरक्षित तरीके से किया जाए, उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस की क्या जरूरत है, वो जो एजेंसीज यहाँ पे लगी है उसको टेक्निकल असिस्टेंस देने की जिम्मेदारी सीएसआईआर की टीम को, सीबीआरआई की टीम को, सिम्फर की टीम को ये दिया गया है।
तो आज हम लोग इसको ऐसा एक बहुत बढ़िया साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं एंड एक लार्ज डाटाबेस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिप्लॉय करते हुए, ताकि फ्यूचर के जितने भी काम है इसके लिए हम एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस जारी कर सके, बना सके। तो हम लोग अभी बेसिकली सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को कहाँ पे लगाएं, कैसे बेस्ट तरीके से डाटा इसको ले सके, हम लोग बेसिकली उसके लिए सर्वे कर रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे हम लोग ATS बिल्डिंग के पास में हैं और इसमें 5-6 हम लोग टोटल खूब सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहे हैं। उसमें से 17 जियोलॉजिकल जियोटेक्निकल सिस्मोग्राफ्स भी हैं, ट्राइक्सल ट्रांसड्यूसर्स भी हैं, IMU यूनिट्स भी हैं, कुछ ब्लैक बॉक्सेस भी हैं। तो उन सब इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट का जो लोकेशन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई कर ले और एक बार देख ले करके, क्योंकि उस दिन समय नहीं मिलेगा, हम लोग पहले से उन सब चीजों को फाइनलाइज कर लेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षित तरीके से इस बिल्डिंग को ध्वस्त करना है, उस वक्त में एक तरह से कहा जा सकता है कि क्या क्या मानक होंगे और किस तरह से यहाँ पर तीव्रता होगी, उस सबको आप लोग माप रहे हैं। हाँ, बेसिकली जब ये ध्वस्त होगा, इम्प्लोजन जब होगा, तो उस टाइम पे नेचुरली कुछ ना कुछ ग्राउंड वाइब्रेशंस भी होंगे, कुछ एयर ओवर प्रेशर्स भी होंगे, राइट। तो वो कितना होगा, कितना सुरक्षित होगा, जिस तरीके से हमने प्लान किया है, एनालिसिस किए है, उसके एक प्रोजेक्शंस हैं, क्या वो प्रोजेक्शन से हम मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यदि मैच कर रहे हैं तो कितना मैच कर रहे हैं, वो सारी एक्यूरेसी सब इंस्ट्रूमेंटेशन से पता चलेगी। आपकी कितनी लगभग टीम होगी पूरा सब अभी तक? अभी हम लोग पूरे CSR से एटलीस्ट 10 साइंटिस्ट आर देयर, देन आर टेक्निकल ऑफिसर्स एंड देन टीम ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स, सो एटलीस्ट 15-20 पीपल विल बी ऑल टुगेदर हियर। कितने इक्विपमेंट्स आप लोग लगा रहे हैं लोगों? इक्विपमेंट्स में हमारे पास अभी 18 सिस्मोग्राफ्स हैं और 10 ब्लैक बॉक्सेस हैं, 10 IMU यूनिट्स हैं, और इसके अलावा फिर हमारे पास और भी इंस्ट्रूमेंटेशन के आर्मर्ड हैं, हाई स्पीड कैमराज हैं, एक्चुअली वो सारे हैं, 3 वीडियो हाई स्पीड कैमराज लग रहे हैं एक्चुअली। ड्रोन्स वगैरह सभी? ड्रोन्स भी हो रहे हैं, प्लस कुछ स्पेशल सेंसर्स के साथ में कुछ ड्रोन्स भी आ रहे हैं एक्चुअली। तो काफी एग्जॉस्टिव, इनफैक्ट आपको बताऊं मैं, ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन का प्लान इनफैक्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर साहब की तरफ से भी बेसिकली वेटिंग हुई है एक्चुअली। नोएडा ट्विन टावर गिराने में अब सिर्फ कुछ घंटे का समय बाकी है। 28 अगस्त को 32 मंजिला इमारत गिरा दी जाएंगी। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि ट्विन टावर का मलबा कितनी दूरी में फैलेगा। तो इसको समझने के लिए आप केरल में गिराई गई 18 मंजिला बिल्डिंग के मलबे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना नुकसान होगा, धूल कहां तक जाएगी। नोएडा के ट्विन टावर की तरह केरल में भी 2 अवैध इमारतों को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया था। जनवरी 2020 में केरल की इन 2 अवैध इमारतों को ब्लास्ट के जरिए गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग को गिराने में कई चुनौतियां थी, लेकिन इंजीनियर्स ने हिंदुस्तान में पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग को ब्लास्ट कर गिराया था। बिल्डिंग के गिरते ही मलबा चारों ओर फैल गया। बिल्डिंग एक तालाब के किनारे थी, आसपास घनी आबादी नहीं थी, इसलिए नोएडा के ट्विन टावर गिराने जैसी चुनौती केरल में नहीं थी। फिर भी आसपास के चारों अपार्टमेंट से 350 फ्लैट खाली करा लिए गए थे। चारों अपार्टमेंट्स में 240 परिवार रहते थे। ब्लास्ट के बाद जैसे ही बिल्डिंग टूटकर जमीन पर गिरी तो धूल का गुबार आसमान में उड़ा। आसपास के करीब 500 मीटर एरिया में धूल दिखी थी। धूल को देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद जब धूल का बादल छटा तो चारों ओर मलबा ही मलबा दिखाई दिया। नोएडा के ट्विन टावर भी गिरेंगे तो ऐसे ही धूल उठेगी और बिल्डिंग का मलबा जमीन पर दिखाई देगा। केरल की बिल्डिंग को गिराने में 800 किलोग्राम विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था। नोएडा का ट्विन टावर बड़ा होने की वजह से 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। केरल के मराडू में 18 मंजिला टावर बनाया गया था। नोएडा का ट्विन टावर 32 मंजिला है। केरल की इमारत को गिराने के लिए 960 सुराख किए गए थे और हर सुराख में 15 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। नोएडा के दोनों टावर को मिलाकर 9600 सुराख किए गए हैं और 3700 किलो विस्फोटक भरे गए हैं।
केरल की बिल्डिंग में जब विस्फोट किया गया तो बिल्डिंग परिसर में ही पूरा हिस्सा ध्वस्त हो गया था। आसपास की इमारतें, आंगनबाड़ी केंद्र, पेड़ पौधे और दूसरी किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा था। नोएडा में भी उम्मीद है कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आसपास इमारतें होने की वजह से चुनौती बड़ी है। केरल में मलबा हटाने में करीब 1 महीने लगे थे, लेकिन नोएडा में इस मलबे को साफ करने में 3 महीने यानी 90 दिन लग सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।